चलिए स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में डाइपोल मोमेंट स्टार्ट किया था टॉपिक। अपनी बातें बंद कर दीजिए। लास्ट क्लास में डाइपोल मोमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। डाइपोल डाइपोल क्या था पहले बताइए। Small and opposite charges which are separated by a very small distance, equal and opposite charges, है ना। यही तो बताया था डाइपोल। नोट नहीं किया था तो नोट कर लीजिए। क्यों नहीं नोट किया था? अच्छा, तो नोट करो फिर जिसने नहीं किया था। डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, और कुछ नहीं है इसमें। फिर इसके क्वेश्चंस करने। मोमेंट नोट कर लो। लास्ट टर्न पे अगर नहीं किया था कर लेना चाहिए था, क्या कोई बात नहीं। अच्छा, जल्दी जल्दी करो, स्टार्ट करें। ऑनलाइन आप लोगों ने कर लिया था नोट? यस। जो लोगों ने नहीं किया था फटाफट कर ले। इसमें कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं, बस किसका ज्यादा किसका कम, किसका जीरो किसका नॉन जीरो, यही बताना होता। तो कुछ केसेस कराएंगे फिर आपको आ जाएगा। डेल्टा प्लस पार्शियल पॉजिटिव था। फर्स्ट स्लाइड हो गई, जल्दी करो, 2 लाइन तो है। मैंने फैला के लिखी है वो बात और है। वेक्टर क्वांटिटी है, बना लो जल्दी से। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। म्यू की यूनिट लिख लीजिए। यूनिट होती है डिबाई, कैपिटल डी लिखते हैं। यूनिट क्या होती है? डिबाई, डी बाई। डी लिखते हैं, कैपिटल डी। डिबाई जो होता है वो निकलता है ESU मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर। ESU जानते हैं ना? ESU सुना है? चार्ज की यूनिट होती है CGS में। ESU ESU इंटू सेंटीमीटर होता है डिबाई। मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। मोमेंट की एक नई यूनिट दे दी गई, नाम दे दिया गया क्या? डिबाई। कैपिटल डी लिखेंगे। 6 होगा आई थिंक। लेक्चर नंबर 6 है वो। हो गया? नोट हो गया? रह गया? डी के नीचे ESU मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। ESU इंटू सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं इसको? डिबाई। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो देखिए किस किस तरीके से, किस केस में जीरो होगा, किस में नॉन जीरो होगा, किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा, इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, CO2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। CO2 मॉलिक्यूल का शेप आपको नहीं पता है, मैं बता रही हूँ। CO2 का शेप होता है लीनियर।
किस तरीके का शेप है इसका? लीनियर शेप। तो अगर लीनियर शेप है तो ध्यान से देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव। इसी तरीके से इधर डेल पॉजिटिव और इधर भी ऑक्सीजन है तो यहाँ डेल नेगेटिव। ठीक। डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो CO2 के केस में अगर देखो तो दो डाइपोल डेवलप होंगे। एक डाइपोल डेवलप होगा कैसे? इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ, और दूसरा डाइपोल डेवलप होगा इस पॉजिटिव से इधर नेगेटिव की तरफ। अगर इसको, इस डाइपोल को बोल दो μ1 और इसको बोल दो μ2, μ1 एंड μ2 बोल दिया जाए, तो ध्यान से देखो, इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, और इधर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ही डाइपोल बन रहा है, तो जो चार्जेस डेवलप होंगे वो भी सेम होंगे और जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या है? एक पॉइंट पे इधर की तरफ एक वेक्टर लग रहा है और इधर की तरफ भी एक वेक्टर लग रहा है, और ये जो μ1 और μ2 होंगे ये क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, बस डायरेक्शन ही तो अलग है μ1 μ2 की, क्योंकि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच का है डाइपोल, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, तो रेडियस वगैरह सेम होगी, तो बीच का डिस्टेंस सेम होगा, और चार्जेस भी क्या आएंगे? सेम आएंगे। जितना चार्ज इस पे पॉजिटिव उतना इस पे नेगेटिव, जितना इस पे पॉजिटिव उतना इस पे नेगेटिव। तो दो इक्वल और अपोजिट अगर वेक्टर 180 डिग्री पे लगे हुए होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है? जीरो। रिजल्टेंट जीरो होगा ना। दो वेक्टर अगर 180 डिग्री पे है, हमने तो जीरो ही पढ़ा है। हाँ, रिजल्टेंट निकालेंगे अगर इनका रिजल्टेंट, तो जीरो नहीं आएगा। इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा ना। हाँ, ये होता है ना फॉर्मूला। ये होता है ना नालायकों, अगर दोनों वेक्टर बराबर है तो दोनों को ए मान सकते हो, दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है ना, तो क्या आएगा? 2a² यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2a² और cos 180 इज -1, तो 2a² क्या आ जाएगा? प्लस 2a² माइनस 2a², तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है। तो यही तो अभी बताया था इक्वल, ये क्या लिखा हुआ? क्या? अच्छा, अभी ठीक है। अभी यही तो बता रही थी, μ1 μ2 इक्वल है लैंग्वेज में, तो यही बोल रही थी। अच्छा, ओ, इसलिए आप नहीं बता पा रहे थे। अभी ठीक है। दो इक्वल वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए, मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन है, 180 पे है, तो रिजल्टेंट जीरो होगा। ये बात समझ आती है ना। तो CO2 के केस में डाइपोल मोमेंट क्या आ गया? म्यू नेट इसको बोलेंगे, म्यू नेट क्या आ गया? जीरो। कोई दिक्कत? बोलो भाई। ऑनलाइन क्लियर है? Yes. दूसरा केस करा जाए। बादल क्या है? हमसे पूछो। बादल, मैं बता रही हूँ तुमको, जितना मैं केमिस्ट्री में जितना फिजिक्स पढ़ा हूँ उतना ही पढ़ना है अपने केमिस्ट्री में।
फिजिक्स यहाँ पे डिटेलिंग नहीं करेंगे, मैं बता रही हूँ, एक सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट का प्रमोशन। BF3 मॉलिक्यूल को देखो, किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से। बोरॉन पे डेल पॉजिटिव आएगा, इस पे डेल नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव। ये B और F के बीच का वेक्टर है, ये भी B और F के बीच का वेक्टर है, ये भी B और F के बीच का वेक्टर है। यहाँ पे ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की होती है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री अभी आपने पढ़ी नहीं मॉलिक्यूल की, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। किस तरीके की ज्योमेट्री है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बोलते हैं इस तरीके से, अगर सेंट्रल एटम यहाँ पे हो और साइड एटम कुछ इस तरीके से अटैच हो कि ये एंगल 120 का बने एक प्लेन में, ये 120 का है 120 का एंगल है। 3D समझ लो, 3D और 2D में इसमें कहाँ 3D लग रहा है? प्लेनर है, प्लेनर। प्लेनर बोले तो दो, प्लेन जैसे ही बोला वैसे ही दो हो गया ना, 3D क्यों समझ रहे हैं? लिखे 2D 3D भी, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है एंगल। ये प्लेनर है, प्लेनर बोले तो दो एक्सिस की ही बात हो रही है, XY एक्सिस, एक प्लेन की बात हो रही है। तो ये, हाँ, ये 120 डिग्री का एंगल है ना? तो दोनों वेक्टर हो गए, एक म्यू मान लेते हैं, आपकी बार म्यू1 म्यू2 नहीं बोलते हैं, ये म्यू हो गया, ये भी म्यू है वेक्टर, ये भी म्यू है, और ये वाला भी वेक्टर क्या है? म्यू है। 3 वेक्टर लगेंगे यहाँ पे, देख पा रहे हैं? डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है तो इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, इस तरीके से वेक्टर लगा हुआ है, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा। इन दोनों वेक्टर का, इसके और इसके बीच का रिजल्टेंट यहाँ होगा। इन दोनों के बीच का, इसके और इसके बीच का रिजल्टेंट इधर लगेगा। ये रिजल्टेंट है सारे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला रिजल्टेंट, और तीसरा ये वाला रिजल्टेंट। 3 वेक्टर के, दो वेक्टर के रिजल्टेंट कहाँ लग रहे हैं? इस तरीके से लग रहा है कि ये वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पे, इस वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पे, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पे। कोई भी जो दो वेक्टर के रिजल्टेंट लग रहे हैं बीच में उनके, वो तीसरे वाले के अपोजिट है। ये वेक्टर है अपने पास 1 2 3, ओरिजिनल वेक्टर तो यही है। 2 और 3 का जो रिजल्टेंट है वो 1 के जस्ट अपोजिट लग रहा है, 180 पे। 1 और 3 का जो रिजल्टेंट है यहाँ पे लग रहा है वो 2 के जस्ट अपोजिट है, देख पा रहे हैं? 1 और 2 का जो रिजल्टेंट है इधर की तरफ, वो 3 के जस्ट अपोजिट है। और 120 डिग्री पे अगर इक्वल वेक्टर है तो क्या वैल्यू आती है? इक्वल वेक्टर है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? उसमें भी 0 आएगा। अगर एक A है दूसरा A है तो क्या आएगा? cos 120 की वैल्यू क्या होती है? हमसे ही पूछो तुम लोग। -½ होती है शायद, या +½ तुम्हारे मैथ्स नहीं आती तुमको। ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ाई गई है ना? -½ होती है, -½ नो डिस्कशन।
माइनस हाफ वैल्यू हो गई, तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू, ये तो 2 यहाँ क्यों कर दिया, 2a² माइनस a² आएगा ना यहाँ पे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो a आएगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा, a बनेगा। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इसके इक्वल होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट सेम टू सेम आ रहा है ना, a और a का रिजल्टेंट क्या है 120 के केस में a ही आया, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर आ गया 1-3 का रिजल्टेंट बीच में आया और सेम वो है, इसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री पे ये 2 लगा हुआ है, तो ये कौन सा केस बन गया, प्रीवियस वाला केस बन गया। पहले केस में जो करा है ये वाला म्यू और ये वाला म्यू जस्ट 180 पे। तो ऐसे केसेस में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अगर एटम सेम है, साइड एटम अगर सेम है, तो क्या होता है, किस तरीके का केस बन जाता है कि इसका रिजल्टेंट ये है वो तीसरे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। 180 पे बन गया ना, ये दोनों 180 पे बन गए, इसका और इसका अगर रिजल्टेंट देख रहे हो तो यहाँ बन रहा है, ये इसके अपोजिट में है 180 पे, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। इसका और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे बन रहा है, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, 180 पे बन रहे हैं, ये इसका रिजल्टेंट और ये 180 पे। इसका मतलब सारे वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। कैंसिल कर देंगे तो नेट म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0। इस केस में भी म्यू नेट क्या आएगा, 0। म्यू नेट क्या होगा, यहाँ पे लिख लो, नीचे लिख लो, ये बना लो, पहले मॉलिक्यूल बना लो। सब वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या मान लिया हमने, a मान लिया, तो a² प्लस a²। सोम कह रहा क्या किया, सब कैंसिल होंगे तो म्यू नेट क्या आ जाएगा, 0। a मान लिया है, a मान लिया है कि एक वेक्टर a, तो सारे ही वेक्टर वही है, a है, रिजल्टेंट भी a ही आ रहा है। क्लियर है, ऑनलाइन। Yes. तो ऐसे केस में भी क्या आ गया रिजल्टेंट, 0। नहीं नहीं, इस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है और एटम सेम है तो ऐसे है। अभी याद करवा देंगे कौन कौन से केसेस में 0 ही आना है, पक्का 0 ही रहना। कैलकुलेट नहीं करना होता कहीं पे, कैलकुलेट करना ही नहीं है, कंपेयर करना है, 0 बताना है, नॉन 0 बताना है। देखो जैसे CCl4 ले लें अगर मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल ले ले, CCl4, और दूसरा मॉलिक्यूल हमने दे दिया HF दे दिया। तो HF में देखो H के ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, किस डायरेक्शन में लगेगा डाइपोल मोमेंट, पॉजिटिव से नेगेटिव लगता है, तो एक ही डाइपोल है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इस केस में म्यू नेट एक ही है, तो म्यू नेट क्या बोले, म्यू ही बोलेंगे, नॉन 0 होगा, मतलब कुछ वैल्यू होगी इसकी। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करेंगे तो कोई वैल्यू तो आएगी, नॉन 0 है, 0 नहीं है। CCl4 में देखते हैं, CCl4 में देखो ज्योमेट्री होती है यहाँ पे टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कौन सी होती है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जानते हैं, CH4 में भी होती है, 4 बॉन्ड हो इस तरीके से, ये जो छोटा बॉन्ड दिखाया गया वो कहाँ है, बोर्ड के पीछे की तरफ, ये कार्बन है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl, ये Cl, ठीक।
कार्बन पे डेल पॉजिटिव, Cl पे डेल नेगेटिव, 4 वेक्टर बनेंगे यहाँ पे। चारों का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, पर इन जनरली ऐसा सेंटर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को रखते हैं, पॉजिटिव ही है ये भी बता। हाँ ये देखो जैसे ये तो अच्छा सा बना नहीं है ये देखो, इसको देखो अगर, तो ये कैसा दिख रहा है आपको, किस तरीके का दिखेगा, टेट्राहेड्रल। किस तरीके का अरेंजमेंट है, एक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड के बीच में 109 का एंगल होता है। एक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड के बीच में कितने का एंगल होगा, एक और दूसरे के बीच में कितने का एंगल है, 109 डिग्री का। कोई भी दो ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, ये नीचे से ले लीजिए, किसी भी तरफ से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कितना एंगल होता है, 109 का। ये एंगल कितना है यहाँ पे, बॉन्ड एंगल कितने का है, 109 डिग्री। जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो और चारों साइड एटम सेम हो, चारों साइड एटम क्या हो, सेम हो, तो ध्यान रखेंगे आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, इफ ऑल साइड एटम्स आर सेम, तो उस केस में भी म्यू नेट क्या आता है, 0। उस केस में भी म्यू नेट क्या आता है, 0। अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और आपका साइड एटम सारे के सारे क्या हैं, सेम है, तो म्यू नेट क्या आएगा, 0। तो अगर इन दोनों केसेस को कंपेयर करने को बोल दिया जाए तो इसमें म्यू नेट क्या था, आप बोलोगे इसमें 0 और इसमें म्यू नेट क्या था, नॉन जीरो। CCl4 में 0 और इसमें HF में क्या है, नॉन जीरो, मतलब कुछ वैल्यू तो होगी ही होगी। CCl4 में, CH4 में अगर साइड नहीं 109 का ही है। अगर साइड एटम को चेंज कर दोगे, एक भी एटम को आपने चेंज कर दिया तो म्यूनेट 0 से क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, कुछ वैल्यू आने लगेगी। अगर साइड एटम को आपने चेंज कर दिया तो म्यूनेट 0 नहीं होगा। बना लिया, क्योंकि अभी रेजोनेंस आपको पढ़ाया नहीं है, तो रेजोनेंस पढ़ाया नहीं है तो एंगल वगैरह का भी आपको क्या है, अरे रेजोनेंस नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ाया तो एंगल का भी आपको आइडिया नहीं है ना, तो इसलिए आपको इस चीज को वो करने में क्या होगी, थोड़ा सा दिक्कत होगी। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, H2O वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल होता है V शेप, वो भी कैसा, इसके शेप को बोलते हैं V शेप, जबकि V का ऐसा होता है ना, पर साइंटिस्ट है बोल दिया V शेप या बेंट शेप बोलते हैं।
वी शेप या बेंड शेप। किसका? जाओ जल्दी जाओ। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। दोनों वेक्टर सेम होंगे, आपको पता है। यहाँ पे एंगल होता है 105 डिग्री का, यहाँ पे एंगल कितना होता है? 105 डिग्री का, बॉन्ड एंगल 105 का। ठीक है, हाँ नापा गया है भाई। म्यूनेट यहाँ पे क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा, म्यूनेट होगा ही होगा इसमें। तो रिजल्टेंट कहाँ पे लगेगा? किस डायरेक्शन में? क्या सोचते हैं? ये इधर है, ये इधर है, तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा। म्यूनेट नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर है? H2O का कर लिया आपने, SO2 का भी सेम टू सेम है। SO2 का देखिए, ध्यान से देखते हो। टेट्राहेड्रल के लिए और भी बता रहे हैं, और किसके किसके रेगुलर वाली नोट करा दूंगी, अभी बोल रहे हो। देखो जैसे SO2 मॉलिक्यूल है, SO2 मॉलिक्यूल का भी जो शेप होता है वो V शेप ही होता है। शेप कैसा होगा? V शेप। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान से देखिए, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। डाइपोल में लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर भी होता है, सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर भी होगा। लोन पेयर को ऐसे दिखा, ठीक। सल्फर और ऑक्सीजन को अगर कंपेयर करो तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन तो प्योरली कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो एक डाइपोल इस तरफ लगेगा, एक डाइपोल इस तरफ लगेगा, एक डाइपोल आपका ऊपर की तरफ लगेगा। तीन यहाँ पे डाइपोल, तीन वेक्टर काम करेंगे। हाँ इसमें माइनस हो, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ऐसा देखा गया है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट लगता है, इस वेक्टर और इस वेक्टर, तीन वेक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको। सल्फर के साथ एक वेक्टर यहाँ पे, एक वेक्टर यहाँ पे, और एक ये लोन पेयर वाला ये वेक्टर दिख रहा है। तीन वेक्टर दिख रहे हैं। नीचे वाले जो दोनों का रिजल्टेंट है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया, ये आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका जो रिजल्टेंट है इन दोनों का जो यहाँ पे रिजल्टेंट लग रहा है, ये इसके कंपैरिजन में बड़ा होता है। इसकी वैल्यू मान लीजिए, इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 5 है। 10 है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है? 5 है या 7 है। तो रिजल्टेंट किस तरफ लगना चाहिए? नीचे की तरफ आएगा। अगर ये वेक्टर मान लो 10 है और ये वेक्टर मान लो, ये वाला वेक्टर मान लो 7 है, तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? म्यूनेट की डायरेक्शन क्या होगी? अगर डायरेक्शन पूछ ले म्यूनेट की तो क्या होगी? नीचे की तरफ। हाँ हाँ 105, थोड़ा सा कम होगा बेंट से। म्यूनेट क्या होगा यहाँ पे? नॉन जीरो। वैल्यू नहीं निकालनी है, डायरेक्शन समझ लीजिए, जीरो या नॉन जीरो। वैल्यू से मतलब नहीं, वैल्यू नहीं निकाल, वैल्यू फिजिक्स में कहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मॉलिक्यूल का थोड़ी निकलवाएंगे, वहां तो चार्जेस होंगे, पॉइंट चार्जेस की बात।
हो गया यहाँ तक बच्चों? Dipole moment of NH3 is greater than dipole moment of NF3. ये सवाल है। NH3 और NF3 इन दोनों के डाइपोल मोमेंट में कंपेयर करके बोला गया है, रीजन बताना है आपको NH3 का क्यों ज्यादा है और NF3 का क्यों कम। तो सबसे पहली बात याद रखें कि इन दोनों का शेप होता है पिरामिडल। कैसा शेप होगा? पिरामिडल। पिरामिडल कैसा शेप होता है देखिए ध्यान से। टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री थी ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में से 3 बॉन्ड बन गए और एक यहाँ पे लोन पे। टेट्राहेड्रल इसी टाइप की कुछ तो थी, इस टाइप की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी ना। तो क्या बनाया हमने? 3 को बॉन्ड बना दिया और ऊपर को क्या मान लिया? ऊपर वाले वेक्टर को लोन पेयर ऊपर वाले इस तरीके का। ठीक। अब NF3 भी इसी तरीके का होता है। ठीक। एक वेक्टर इधर की तरफ, एक वेक्टर इधर, एक इधर, एक, 4 वेक्टर में। 3 वेक्टर नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक वेक्टर कहाँ पे है? ऊपर की तरफ। यहाँ पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। यहाँ पे कैसा है? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव। ये तो नेगेटिव होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन है। ठीक। दूसरा, N और H में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की ज्यादा है कि हाइड्रोजन की? जल्दी बताइए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव। आराम से सोच लो, वैल्यू भी लिखवाई थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी लिखवाई है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की कितनी है? 3 और हाइड्रोजन की कितनी है? 2.2 अराउंड लिखवाई है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? ये। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो उस पे नेगेटिव चार्ज। और इस केस में हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो अब की बार एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तो इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ लगेगा। और ये नाइट्रोजन है, तो इस केस में क्या होगा? नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन में अगर कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन तो प्योरली इलेक्ट्रॉन ही है, माइनस चार्ज ही है। तो नाइट्रोजन, किसी भी एटम और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करोगे, लोन पेयर के बीच में अगर बनेगा डाइपोल, तो हमेशा डायरेक्शन किस तरफ होगी? लोन पेयर की तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन की तरफ होगी। तो यहाँ डाइपोल कैसा बनेगा? इसके कंपैरिजन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके कंपैरिजन में कैसा चार्ज है? हाइड्रोजन कंपैरिजन में नेगेटिव, बट इसके कंपैरिजन, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव। तो एक डाइपोल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो सबकी डायरेक्शन कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको? सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिख रही है। और ये वाले केस में क्या दिख रहा है आपको? नीचे वाले केस में फ्लोरीन की ज्यादा होती है सबसे। थोड़ा सा हाइड्रोजन वाला थोड़ा सा कम होगा।
सुनो, क्या बताना क्या चाह रहे, बात समझो। मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में डाइपोल बना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है नहीं, ये तो पॉजिटिव है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। कोई डाइपोल बना, उसकी वैल्यू मान लो आती है 3। इस डाइपोल की वैल्यू कितनी है? 3। नाइट्रोजन और लोन पेयर के बीच में जो डाइपोल बन रहा है उसकी वैल्यू है मान लो 2। वैल्यू रख के देखो। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन को अगर देखो तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हैं तो डाइपोल की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं आएगी। क्या सोचते हो आप? अगर दो एटम हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो दोनों के बीच में चार्ज डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं होगा। चार्ज डेवलपमेंट अगर ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। मान लो इसको मान लो 1.5, यहाँ 1.5 मान लो, यहाँ पे क्या मान लो? 1.5 मान लो, ठीक। और ये ऊपर वाले को तो हमने 2 मान ही लिया है ना। तो अगर नेट मोटा मोटा नेट मतलब एंगल को अगर कंसीडर ना भी करो तो कितना निकालोगे? यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो ये 3 है 3 है 3 है, तो कितने हो गए? 9 हो गए। और ऊपर एक और ये एडअप होगा, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं ना सारे, लगभग लगभग एक ही डायरेक्शन में, तो अप्रॉक्स 11 ऐसे मान ले। कैलकुलेशन ऐसा नहीं होगा, एंगल भी कंसीडर। यहाँ पे देखो अगर तो 2 ऊपर लग रहा था, यहाँ पे 1.5 1.5 1.5 लग रहे थे, है ना। मान लो ये 1.5 और ये 1.5 कैंसिल आउट करके कुछ यहाँ पे लगे, ये 3 लग जाए ओवरऑल में। मान लो ये 3 बन गया, एंगल वगैरह कंसीडर करें। 1.5 1.5 अगर सीधे ऐड करते हो तो 4.5 आ रहा है, लेकिन एंगल वगैरह कंसीडर करो तो अप्रॉक्स मान लो 3 आ जाए, बीच में आ जाएगी। तो 3 अगर आता है तो इसके अपोजिट में 2 ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नेट में नीचे की तरफ कितना आएगा? 3 - 2 होगा ना। ऊपर ये अपोजिट जा रहे हैं ना दो वेक्टर, तो माइनस में आएंगे ना। अप्रोक्सी में ले लिया कि ये जुड़ेंगे उड़ेंगे तो कुछ 4.5 तो नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा। जब एंगल लगाओगे 4 मान लो, चलो 4 मान लेते हैं, तो 4 - 2 बनेगा। किस डायरेक्शन में? नीचे का। यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे 1 2 3 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये भी ऊपर की तरफ ही लग रहा है, ये भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नेट क्या होगा? म्यू नेट 4 से तो ज्यादा, 2 से तो ज्यादा ही होगा। मतलब एक कंपेयर किया, मोर देन 2 तो होना ही होना। तो पहले केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। हमें प्रूफ ये करना था इस केस में ज्यादा है और इस केस में, ठीक है। वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है हमको, हमने क्या माना है? एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया, एक assumption ले। हाँ लिख लो, पहले एक फ्रेश डायग्राम बनाओ, उसके नीचे फिर दूसरे में वैल्यू रखना, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सो हम ध्यान कहाँ है? जो बोर्ड पे ध्यान दो, बनाओ उसको। थोड़ा सा कैसे सोचना पड़ता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोचना पड़ेगा, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू शैल्यू नहीं होती अपने पास, कुछ भी वैल्यू नहीं है इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टूल है हमारे पास, और कुछ नहीं है। मैथ्स के स्टूडेंट है, एंगल वगैरह आपको पता ही है कि किसकी वैल्यू कॉस में माइनस में आती है, किसकी वैल्यू आपकी प्लस में आती है। उस हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। अगर कोई भी आप वैल्यू रखते हो 1 2 3 कुछ करके रख रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, तो ऐसे भी सोचना।
जैसे एंगल 90 हो जाता है तो 0 ही हो जाती है सीधे वैल्यू ना, वाली वैल्यू फिर 0 ही हो जाएगी साइड वाली जो निकालते हो। सवाल कर ले इसमें कुछ, एक दो जेई के सवाल कर ले। इस टॉपिक में ऐसा कुछ खास ऐसी चीज नहीं है, पर फंसाने को फंसा भी सकते हैं अगर दिमाग ना चले तो। किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नहीं पता है तो खतरा हो जाएगा, लेकिन ज्योमेट्री तो आपको याद ही हो जाएगी। क्यों याद हो जाएगी? क्योंकि अभी हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे ना, तो एक एक की ज्योमेट्री। एक दो सवाल कर ले इसके जल्दी से, कर ले डाइपोल मोमेंट के। अभी आया हुआ है, रिसेंट में क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट 1 है, SO2 सुन लीजिए बस, SO2 एंड H2O बोथ possess V shaped structure। अभी अभी मैंने बताया आपको इनका शेप कैसा होता है, H2O का भी और SO2 दोनों का V शेप। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन बॉन्ड एंगल ऑफ H2O। ठीक है, SO2 का बॉन्ड एंगल H2O के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, है ना। तो अभी हम लोग एक VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें ये पढ़ेंगे कि अगर किसी केस में लोन पेयर ज्यादा होते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल उस केस में दब जाता है, थोड़ा सा कम हो जाए। तो अगर आप लोग कंपेयर करो इस तरीके से H2O को, तो H पे 2 लोन पेयर होते हैं, O पे 2 लोन, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन से उसने बॉन्ड बना लिए, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कैसे पड़े हुए हैं, लोन पेयर। लेकिन अगर SO2 का स्ट्रक्चर देखो, SO2 का अगर स्ट्रक्चर देखो तो SO2 पे एक ही लोन पेयर होता है। SO2 पे कितना लोन पेयर होता है, एक ही लोन पेयर होता है ना। और SO2 की जो ज्योमेट्री आती है वो कुछ इस तरीके की, जब हम वो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, SO2 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री शेप और ज्योमेट्री दो तरीके की बातें हैं। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल, शेप दोनों का सेम है, ये भी शेप कैसा है वी, और ये भी शेप क्या है। अभी डिफरेंस समझाएंगे आपको, ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में एंगल 120 के अराउंड होता है, 120 ऊपर। यहाँ पे अगर हम एंगल देखें तो 109 से थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि दो दो लोन पेयर इसको दबा देते हैं। बॉन्ड पेयर को क्या करते हैं, पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, जिसकी वजह से 109 से एंगल कितना हो जाता है, पानी के केस में 105 हो जाता है। यहाँ अराउंड 105 का एंगल है, यहाँ अराउंड 120 का एंगल है। तो किसके केस में ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल, SO2 के केस में ज्यादा हो रहा है। स्टेटमेंट इन्होंने सेकंड दे रखा है कि वाटर का बॉन्ड एंगल क्या होता है, SO2 का बॉन्ड एंगल कम होता है वाटर के कंपैरिजन में। तो स्टेटमेंट गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 राइट था। और कोई डायपोल मोमेंट का दिख जाए, चलो ये है एक मार्क्स है। PYQ की बुक में तो पुराने तो मिल ही जाते हैं, इसमें रिसेंट भी मिल जाते हैं ना, तो सही रहता। पेयर बताना है आपको, क्वेश्चन देखिए, पेयर बताना है आपको। विद नेट डाइपोल मोमेंट को DM लिख देते हैं, विद नेट डाइपोल मोमेंट इज 0 या नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब कुछ वैल्यू होगी, है ना। ऐसा पेयर बताइए, ऑप्शंस देखिए ध्यान से।
बेंजीन के साथ बनाया पेयर एनिसिडीन। अब एनिसिडीन का फॉर्मूला ही नहीं पता है। CH2Cl2 CHCl3 सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन। 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। ध्यान से देखो, किसी भी बेंजीन किसी स्ट्रक्चर पे आ गया तो बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, आपको पता है। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड है तो वो स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, 2D हो जाता है। किस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा? 2D हो जाएगा। देखा जाए क्वेश्चन को, फॉर्मूला बताएं सबके। बादल बोलिए, क्या हुआ बादल? ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे ठंडे पड़ गए? 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। फॉर्मूला बनाते हैं पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब है एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन। इस पोजीशन को अगर 1 बोलो तो ये 2 हो जाती है, ये 3 और ये। बेंजीन की 1 और 4 दोनों पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया तो कंपाउंड क्या बन गया? 1,4-डाइक्लोरो। दूसरा जो इसमें पेयर दे रखा है वो दे रखा है 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। लिख लो। CH2Cl2 CHCl2। बी में लिखा है सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन। क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल हो गया क्योंकि ना तो आपको सिस पढ़ाया, सिस ट्रांस अभी कुछ पढ़ाया तो है। सिंपल सवाल भी आते हैं, पता नहीं क्यों इसमें नहीं दे रखे। 23 में ये आया होगा। ध्यान से देखो, चलो बता तो देते हैं क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें दोनों के दोनों का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं, मतलब दोनों के दोनों का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, मतलब वैल्यू हो। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी ऑप्शन में एक का भी डाइपोल मोमेंट आपको जीरो मिल जाता है तो वो ऑप्शन आपका नहीं हो, है ना। तो नॉन जीरो देखना है आपको। तो देखिए पहला जो चीज बनी हुई है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन और 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें देखते हैं ध्यान से। 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग होती है प्लेनर। बेंजीन रिंग कैसी होती है? प्लेनर। प्लेनर अगर बेंजीन रिंग है इस तरीके से और एक क्लोरीन आगे की तरफ ऐसे लगा हुआ, मान लीजिए ये प्लेनर बेंजीन है और एक क्लोरीन ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे और एक क्लोरीन इधर पीछे की तरफ लगा हुआ, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन गया। कितने का एंगल बन गया? 180 डिग्री का एंगल बन गया। और डाइपोल कैसे बनेंगे ध्यान से देखिए। एक डाइपोल, ये कार्बन है और ये कार्बन है, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो एक डाइपोल इस डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। तो एक डाइपोल इस तरीके से बनेगा, दोनों के बीच का इक्वल बनेंगे क्योंकि यहाँ कार्बन क्लोरीन के बीच में, यहाँ कार्बन क्लोरीन, तो वैल्यू तो सेम रहेगी। और एंगल कितने का हो गया? 180 डिग्री। तो पहला केस बन गया, डाइपोल मोमेंट क्या आ गया यहाँ पे? जीरो। ये बात किसको समझ में नहीं आई फिर से बोल दो। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या आ गया?
जीरो। ठीक, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों के डाइपोल जीरो। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ये 1 3 है तो 1 3 में एक डाइपोल ऐसे जाएगा, एक डाइपोल ऐसे जाएगा, अराउंड अराउंड 120 का है। इस डाइपोल की डायरेक्शन अगर ऐसे ले लो, इस डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे ले लो, तो अराउंड कितने का एंगल बनेगा, 120। 120 के एंगल पे वैल्यू जीरो तो नहीं बनेगी, दो ही वेक्टर है 120 के। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा। म्यू नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जीरो तो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी। तो यहाँ तो नॉन जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है, ये पहला ऑप्शन तोड़ गया। दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, कोई बना रहा है क्या, जल्दी बनाओ। ऑनलाइन में बड़ी शांति है, क्या बात है। अच्छी वाली हो रही है, जल ही जले, जल ही जले। लास्ट ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है बेंजीन और एक दिया हुआ है एनिसिडीन। अगर आपको एनिसिडीन का फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी बात क्या होगी अपनी, बन जाएगी। क्यों, क्योंकि बेंजीन कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। डाइपोल अगर बनेगा भी तो कहाँ बनेगा, ये कार्बन इस पे हाइड्रोजन, ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। इसमें सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट बनेंगे सारे के सारे। इसमें ये केस ऐसा है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट बनेंगे, तो यहाँ पे म्यूनेट क्या होगा, बेंजीन के केस में म्यूनेट क्या होता है, जीरो। फोर्थ ऑप्शन हो गया, आप कौन सा देखना है, एनिसिडीन का स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, आई थिंक इसमें वो लगाएंगे कुछ, बता देते हैं। ये देखते हैं सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन, देखो ब्यूटीन तो आप जानते ही हैं, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपने लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया सिस सिस, हाँ डबल बॉन्ड है ना ब्यूटीन, फर्स्ट पे क्यों आएगा, अच्छा सिस ब्यूटीन लिखा है और ट्रांस ब्यूटीन लिखा है। ये भी हो सकता है, ब्यूटीन 1 भी हो सकता है, ब्यूटीन 2 भी हो सकता है, ब्यूटीन 1 भी हो सकता है स्ट्रक्चर, और क्या हो सकता है, ब्यूटीन 2 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो केस इन्होंने बताया वो क्या बताया, किसका बताया है, सिस और ट्रांस का बताया। सिस और ट्रांस जो आइसोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप है, वो जो शो करता है वो 2 ब्यूटीन ही शो करता है। ठीक है, जब तक ये फैक्टर हमको नहीं पता आइसोमेरिज्म वाला, तब तक हम ये भी सोच सकते हैं कि ब्यूटीन 1 भी ले सकते थे, क्योंकि इन्होंने 2 ब्यूटीन नहीं लिखा है कहीं, सिस ब्यूटीन लिखा है और ट्रांस ब्यूटीन लिखा है। 2 लिखते तो पता चल जाता कि इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिस ट्रांस लिख दिया, सिस ट्रांस 2 वाला शो करता है। ठीक है, सिस ट्रांस है क्या, देखो ध्यान से,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है, मिथाइल लगा है, इधर कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, दो स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। एक स्ट्रक्चर आप ये बना सकते हो, दूसरा स्ट्रक्चर देखो, दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, केवल यही डिफरेंस है। डायगोनल पे अगर सेम ग्रुप होते हैं, डायगोनल पे सेम ग्रुप होंगे तो उस फॉर्म को कहते हैं ट्रांसफॉर्म। डायगोनल पे अगर सेम ग्रुप होंगे, डायगोनल इज दिस, डायगोनल पे अगर सेम ग्रुप होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल मिथाइल, मॉलिक्यूल के डायगोनल पे अगर सेम ग्रुप है तो फॉर्म को क्या बोलोगे? ट्रांस ट्रांस। डायगोनल पे सेम ग्रुप है तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। डायगोनल पे अगर डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ मिथाइल, तो कौन सा फॉर्म बोलोगे? लिख लो, डायगोनल पे अगर सेम ग्रुप है तो क्या बोलोगे इसको? कौन सा फॉर्म बोल सकते हैं? ट्रांस। और डायगोनल पे अगर डिफरेंट ग्रुप होंगे तो क्या बोलेंगे उस आइसोमर को? सिस। डबल बॉन्ड के केस में ज्यादातर देखते हैं। कंपाउंड एक ही है, ब्यूटीन 2 है, एक को बोला ट्रांस, दूसरे को बोला सिस। आएगा ना, देखो डाइपोल मोमेंट फर्क होगा, बताया जाए। बन गया, ठीक है। टाइम हो गया तुम्हारा, जल्दी से इस ग्रुप को एक्सप्लेन कर दे, फटाफट से देखिए। तुम लोग का ध्यान ही बाहर है, किसको डर लग रहा है? डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है, सन्नी पाजी की मम्मी। माउंटेन ड्यू भी, माउंटेन ड्यू भी है डर के आगे। ये कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है। तो आपको बताया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अगर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, अगर डबल बॉन्ड हो तो उससे कम, सिंगल बॉन्ड हो तो उससे कम। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म्स में देखें तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ये कम होगा। तो ये इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो एक डाइपोल ऐसे बन जाएगा। क्लियर है बात? पॉजिटिव से नेगेटिव। इधर भी यही सीन है, ये इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो आप देखो इस केस में एक डाइपोल ऐसे बन रहा है और एक डाइपोल कैसे बन रहा है? इस डायरेक्शन में, ऐसे जस्ट अपोजिट से जा रहा है। ठीक, ये कौन सा फॉर्मेट था अपना? ठीक, यहाँ पे भी अगर देखो तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा, इसके कंपैरिजन में एक डाइपोल इधर जाएगा, एक डाइपोल इधर। तो दूसरे डाइपोल का केस कैसा बन रहा है? एक इधर और एक इधर। यहाँ पे ये डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट इक्वली होंगे, क्योंकि कार्बन और CH3 के बीच में, कार्बन और CH3 के बीच में अप्रॉक्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट क्या होगा?
जीरो। यहाँ पे भी नेट हम क्या मानेंगे कि जीरो, कार्बन और एच के बीच में, कार्बन और एच के बीच में, तो यहाँ पे भी अपोजिट में लग रहा है तो नेट क्या होगा, जीरो। तो ट्रांस के केस में ऐसा देखा गया है कि म्यू नेट क्या आता है, जीरो। ठीक है जी। हम CH3 पे पॉजिटिव कैसे लगाएंगे? CH3 पे एक तो पॉजिटिव इस तरीके से लगाया कि ये जो कार्बन है इस पे केवल सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। कार्बन पे कैसे बॉन्ड है, केवल सिंगल। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला है उसके कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, ये फैक्टर अपने को याद रखना। इस केस में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी ये वाला डाइपोल ऐसे बनेगा, ये डाइपोल ऐसे बनेगा, तो ये 1 और 2, 1 और 2 डाइपोल का रिजल्टेंट कहाँ पे बनेगा, नीचे की तरफ आएगा। कुछ ऐसे है अगर डाइपोल, एक इधर तो नीचे की तरफ आएगा म्यूनेट, इनका म्यूनेट नीचे की तरफ आएगा। ठीक, और ये कार्बन और हाइड्रोजन का कहाँ पे लगा रहे थे हम, इधर की तरफ, तो इसका म्यूनेट कुछ ऊपर की तरफ आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के म्यूनेट में अगर डिफरेंस होगा तो किसी एक डायरेक्शन में कुछ वैल्यू तो आएगी, डिफरेंस होगा ही ऑब्वियसली। सी और एच के बीच का है और सी और CH3 के बीच का है, तो कुछ तो वैल्यू में डिफरेंस होना ही है अलग एटम में। तो म्यूनेट क्या होगा यहाँ पे, नॉट जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आनी ही है। ठीक है, तो ट्रांस में वैल्यू क्या है, जीरो, और सिस में वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। तो इसमें भी एक जीरो वाला मिल गया। अब लास्ट ऑप्शन बचता है, बस वही आंसर भी वही है, बता देते हैं। ये बना लीजिए फटाफट, बना लिया। बादल बहुत ही गर्मी हो रही है तो। CH2Cl2 और क्या है, किसका पेंडर, और क्या था, CHCl3 था, क्या था, CCl4 था, तो सारे Cl सबके सब Cl थे। यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन है और 2 क्या है, क्लोरीन। यहाँ पे क्या है, 1 हाइड्रोजन है और 3 क्या है, क्लोरीन। कार्बन क्लोरीन का नीचे की तरफ, इसका नीचे की तरफ, कुछ नीचे की तरफ आएगा म्यूनेट। कार्बन और क्लोरीन है ना, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, 3 वेक्टर ऐसे हैं जो नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो, एक ऐसे एक ऐसे, इसका रिजल्टेंट यहाँ पे बीच में, इसका कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बताइए, कार्बन की ज्यादा होगी, इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। इसमें देखो, ये वाले केस में सारे के सारे वेक्टर कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ, तो म्यूनेट इसमें ज्यादा होगा। नॉन जीरो तो होगा ही होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 वेक्टर ऊपर की तरफ, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर, अलग अलग डायरेक्शन बन रही है सबकी, है ना। और Cl वाले वेक्टर्स भी कम हो गए, यहाँ पे Cl वाले वेक्टर ज्यादा हैं, तो यहाँ पे भी म्यूनेट जीरो तो नहीं हो पाएगा। ठीक, इसमें दोनों केस क्या हो गए, नॉन जीरो, ये ऑप्शन। तो क्वेश्चन क्या आता है, जीरो, नॉन जीरो, और क्या आएगा, कंपैरेटिव, किसका ज्यादा किसका कम। जी टेट्राहेड्रल से एक भी चेंज कर देंगे तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी दोनों में, अगर एक भी एटम चेंज कर दिया, चारों सेम है तब तो जीरो, और चारों सेम नहीं है तो